जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं वसीम सिराज खान सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे बातचीत से आप कनेक्ट करें। सर यूपीएससी मेंटोर हैं, फेमस फैकल्टी हैं हिस्ट्री के। सर ने खान स्टडी ग्रुप और विजन आईएएस की फैकल्टी के रूप में बच्चों को काफी लंबे समय से मार्गदर्शन प्रदान किया है। और सर से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिसमें सिविल सेवा की तैयारी, कोचिंग बनाम कॉर्पोरेट कल्चर जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है उसमें, और अभ्यर्थियों की जिंदगी को भी हम आज सर के साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो सर, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस धन्यवाद बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत स्वागत। क्योंकि आप जैसे शिक्षक जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस मंच की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, हमारी बातचीत का मूल प्रश्न शुरू हो इससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कहा जाता है सर कि हर शिक्षक पहले एक विद्यार्थी होता है, तो हम समझना चाहेंगे कि आपकी यूपीएससी जर्नी के दौरान कब ये समझ आया कि अब मुझे मार्गदर्शन के फील्ड में उतर जाना चाहिए। उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी के अंदर भी एक शिक्षक होता है। किसी चीज को समझा देने से किसी को, और कोई आपकी बात समझ जाए, जो संतुष्टि मिलती है, ये संतुष्टि ऐसी संतुष्टि है जिसको शब्दों में आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी की तैयारी की वजह से मैं टीचर बना। मुझे लगता है कि अगर मैंने ये तैयारी नहीं भी की होती तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं टीचर के रूप में ही होता। बिल्कुल। एक तो मुझे बोलने की बचपन से पुरानी आदत थी। घर पे अम्मा ने मुझे बहुत डांटा, किसी को देख लेते हो तो बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो। मुझे लगता है कि वो जो बहुत बोलने की कला थी मेरे अंदर, उसने कहीं ना कहीं मुझे ये हेल्प किया कि किसी को देख के बहुत बोलना, तो सामने विद्यार्थी उनको देख के बहुत बोलना। मैं कॉलेज में भी, कॉलेज के दिनों में, यूनिवर्सिटीज के दिनों में भी जो पढ़ने लिखने का तरीका था, जो मुझे सबसे सुटेबल लगता था, वो ये था कि हमने पढ़ लिया, आप दूसरों को समझा दी। बहुत अच्छा सर, है ना। तो ये एक अंदरूनी चीज थी, शायद मेरे ख्याल से उसी की अभिव्यक्ति हुई कि मैंने सिविल सेवा में अपने प्रयास के बाद जब ये देखा कि इसमें मेरा चयन नहीं होगा, तो मैंने इसी को एक कैरियर ऑप्शन के तौर पे भी देखा। बिल्कुल सर, आपने पढ़ाते हुए अपनी टीचिंग जर्नी में बहुत सारे सफल असफल एक्सपीरियंस आपने देखे। आपके अनुसार अगर उस एक अनुभव के आधार पे देखा जाए तो यूपीएससी, या हम कहें कि सिविल सर्विसेज क्या है? देखिए, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज अगर इसको सिर्फ कैरियर के तौर पे देखें तो एक नौकरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा और गहरे तौर पे देखें, दर्शन के तौर पे देखें, तो ये एक जिंदगी जीने का तरीका है जिसमें आप संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के माध्यम से सीखते हैं, उस संघर्ष में सफलता अर्जित करते हैं, उस सफलता के माध्यम से आप दूसरों की सेवा करते हैं, तो उससे जो एक संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि यूपीएससी को अगर एक ध्येय के तौर पे देखा जाए तो सामाजिक सेवा या सेवा के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करने का साधन है। इसको ऐसे देख सकते हैं। सर, हालिया दिनों में आपने देखा कि देश में एक बहुत बड़ा विवाद बेसिकली बिहार में छिड़ा, दो शिक्षकों को लेकर के। मैं बात कर रहा हूँ खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर के विवाद को लेकर के। मैं जानना चाहता हूँ एक शिक्षक के तौर पर आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? क्या इस तरह के विवाद हमारे शिक्षा और कोचिंग के प्राथमिक जो उद्देश्य हैं उससे भ्रमित करते हैं? देखिए, एक तो ये है कि मेरे ख्याल से इन दोनों का संबंध यूपीएससी से कम है, यूपीएससी की तैयारी से कम है। और पटना का भी सेंटर था, मेरा बचपन का एक सपना था पटना जाके पढ़ने का, इलाहाबाद जाके पढ़ने का, जो कि कभी पूरा हुआ नहीं, और किसी न किसी तरीके से मैं दिल्ली में आके टपक गया। तो पटना के हालात और बाकी दूसरे सेंटर्स के हालात के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है। इन दोनों टीचर्स के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। सोशल मीडिया से ही इनके बारे में जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया से बहुतों के बारे में जानकारी मिलती है, लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए। तो इस विवाद से एक चीज़ तो मुझे पता चली कि दोनों बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो अगर लोकप्रिय होंगे तो कुछ ना कुछ तो कारण इस लोकप्रियता का रहा होगा। बिल्कुल। रही बात कि अगर ये लोकप्रिय हैं और पठन पाठन के कार्य की वजह से लोकप्रिय हुए हैं, विद्यार्थियों के कैरियर में उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है, उस वजह से लोकप्रिय हुए हैं, तो मन को थोड़ा दुख हुआ कि अभी जो ये चर्चा में थे वो उन कारणों से नहीं थे।
बिल्कुल, ये किसी एक और पॉजिटिव कारण से, हाँ, पॉजिटिव कारण से नहीं थे। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन दोनों पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं दोनों को नहीं जानता जी। मेरा संबंध यूपीएससी से रहा है। बीपीएससी या फिर और भी जो दूसरे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैंने कभी उसकी पढ़ाई भी नहीं की भी नहीं, खुद भी नहीं की, तैयारी भी नहीं की और कराया भी नहीं, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। तो बट ये था कि जो कुछ भी सोशल मीडिया से सुनने जानने को मिला, दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। उसको सुनकर लगा कि एक टीचर की छवि जो है वो धूमिल होती है, एक गरिमा होती है। टीचर की एक गरिमा है। व्यक्तिगत त्याग के माध्यम से भी अगर उस गरिमा को बनाए रखने की जरूरत हो तो वो किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक टीचर जो है वो एक भक्त पैदा करता है। अगर मैं तो कहता हूं कि विद्यार्थी, टीचर का काम है विद्यार्थी को अपना आलोचक बनाना, ना कि अपना प्रशंसक बनाना। मुझे याद आ रहा है सर, एक दिन फेसबुक पे आपकी एक लाइन थी इंग्लिश में, जब आपने कहा था कि भक्त विद्यार्थी नहीं हो सकता, भक्त सीख। हाँ, वो मैंने जोश में कह दिया था, और तो ज्यादा कुछ नहीं देखा ना आपने। नहीं सर, बस वही थी। वो सोशल मीडिया पे, मैं फेसबुक पे खास तौर से कभी किसी जमाने में तो बहुत एक्टिव था जी, लेकिन अब थोड़ा सोशल मीडिया से दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ मैं। फिर कभी कभी जोश आ जाता है बैठे बैठे कि कुछ किया जाए। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने अपने आस पास प्रशंसक बनाए हैं तो फिर आप टीचर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है। सही बात। टीचर का काम मुझे लगता है ये है, ठीक है, अगर कोई जो प्रेम है, जो सहज प्रेम है टीचर के प्रति, जो सहज भावना है टीचर के प्रति, वो तो ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके लिए गाली देने को तैयार हैं, दंगा करने को तैयार हैं, मारपीट करने को तैयार हैं, तो इस स्तर की भक्ति फिर आपने क्या, कौन से विद्यार्थी बनाए? जैसे कि इसमें इस विवाद में ये देखने को मिला, मैंने जब विद्यार्थियों की भीड़ देखी तो मैं तो दंग रह गया। हमने यूपीएससी की फील्ड में कभी इतने विद्यार्थियों की भीड़ नहीं देखी। आप याद करो कि किसी भी यूपीएससी टीचर, जो यूपीएससी का टीचर है, जो यूपीएससी को पढ़ाता है, उसके साथ क्या विद्यार्थियों का इतना बड़ा जन समर्थन है? कभी नहीं। उसको बच्चे फीस देने को तैयार नहीं है, यहाँ बच्चे जान देने को तैयार है। हाँ, सही बात। ठीक है, तो अब इस विडंबना को समझ पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि एक भक्त जो भी होगा, अगर किसी का आप प्रशंसक बन गए तो फिर उससे आप सीख नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, विद्यार्थियों के लिहाज से आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि जब आप भक्त ही बने रहेंगे, हाँ, तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे, और नहीं, फिर टीचर का भी तो मंतव्य पूरा नहीं होगा ना। सही बात भाई, हम चाहते हैं कि देखिए विद्यार्थी हमको माने, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी ज्ञान के उस स्तर तक पहुंचे जो उसकी आवश्यकता है, हाँ, जो रिक्वायर्ड है। तो भाई हम तो एक माध्यम बनते हैं ना, हमारा एक स्तर है, विद्यार्थी को तो हमारे स्तर से बहुत ऊपर जाना है। ठीक बात। हम तो उसके लिए एक सीढ़ी बनते हैं कि आओ मेरे पीठ पे बैठो। तो अगर तुम हमारी ही ऊंचाई तक सिमट कर रह जाओगे तो फिर फायदा क्या होगा? मैं तो चाहता हूं कि तुम हमसे आगे बढ़ो, उलट के देखो और तुमको मेरे अंदर कमियां दिखाई दे, तुम इतना सीख जाओ कि मेरे अंदर कमियां दिखाई देने लगे। लेकिन अगर तुम ऐसे ही जीवन भर भक्त बने रहोगे मेरे, तो फिर तुमने क्या सीखा? सर, इसी बातचीत को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए एक जिज्ञासा और है, जैसा कि ये विवाद का एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल आप देख रहे हैं शिक्षक एक ब्रांड बनता जा रहा है, एक ब्रांड बन चुका है, और विद्यार्थी निश्चित तौर पे एक क्लाइंट में परिवर्तित हो चुका है कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से। सर, इस कॉर्पोरेट कल्चर ने शिक्षक विद्यार्थी संबंध को कैसे प्रभावित किया? इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देखूंगा। आपने कहा कि टीचर ब्रांड बनता जा रहा है, उस चीज को मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल से आज से 17-18 साल पहले जब हम लोगों ने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, जब पढ़ाना शुरू किए थे, उस जमाने में टीचर्स ब्रांड हुआ करते थे। टीचर्स के नाम होते थे, इंस्टीट्यूट पीछे रहता था, बच्चे टीचर्स को जानते थे, टीचर्स के पास आते थे। इंस्टीट्यूट एक फॉर्मल छोटा सा प्लेटफॉर्म होता था जहां की फीस वगैरह लेन देन की जा सके। आप जिसको कॉर्पोरेटाइजेशन कह रहे हैं, उस कॉर्पोरेटाइजेशन ने जो काम किया है वो यही तो किया है कि शिक्षक को ब्रांड ना बना के शिक्षक को हाशिए पे डाल दिया है। शिक्षक को हाशिए पे चला गया, सही मायने में, जो वो तो छुप गया है ना। तो जिसको आप ब्रांड कहते हैं, टीचर आज ब्रांड रहा ही नहीं। अब ब्रांड के अंदर टीचर रह रहे हैं, ब्रांड की अपनी आवश्यकता है, और जरूरी नहीं है कि उस ब्रांड की आवश्यकता विद्यार्थियों की आवश्यकता से मैच करे। बिल्कुल, क्योंकि ब्रांड जो बना है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर और जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसको तो पैसा चाहिए। पुराने जमाने में जो टीचर्स होते थे उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती थी, वो एक एक मार्क्स में आपके साथ होते थे, उसका क्रेडिट भी लेते थे। आज तो बच्चे बहुत दूर हो गए हैं। अच्छा सर, आजकल एक चीज और है कि निश्चित अवधि का पाठ्यक्रम का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन समाप्त होते ही हम कौन आप कौन, ये भी हो रहा है। हाँ, वो
ठीक है, व्यवसायिक आवश्यकताएं होती होंगी वैसी, जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको आप टीचर ब्रांड कह रहे हैं, उस जमाने में मुझे खुद याद है कि मैं किसी टीचर के पास गया पढ़ने के लिए, उनका भी ब्रांड था, उनका भी इंस्टीट्यूट था। मैं हिस्ट्री पढ़ने गया, घर से पैसे बहुत कम मिले थे, तो एडमिशन लेने को लेकर मैं उधेड़बुन में था। तो सिर्फ मैं उस टीचर के पास चला गया। आज तो टीचर के पास विद्यार्थी आ ही नहीं पाते। हाँ, वो तो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, एक्सपर्ट हाँ, लोग हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, पता नहीं कैसे कैसे एक्सपर्ट घुस गए इस फील्ड में। वही कॉर्पोरेट। हाँ, जब विद्यार्थी जब टीचर के पास आ गया और जब मैंने सर से यही कहा कि सर मेरे पास इतने ही पैसे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम क्लास में बैठो, तुम पढ़ना शुरू करो। टीचर कभी भी बिल्कुल बिजनेसमैन नहीं हो सकता अगर वो टीचर है। वही हाल हमारा भी था। जब हमने कोचिंग शुरू की तो 4 साल तक मैंने ऑप्शनल पढ़ाया अपने शुरू के दौर में, इससे पहले कि मैंने दूसरों को ज्वाइन किया 2008 से लेकर लगभग 2012 तक। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी से पैसा मांग सकूं। विद्यार्थियों को जो लगता था कभी दे दिया खुद से तो ठीक है, वरना हम तो पढ़ाए जा रहे थे। शुरू में ऐसा करना पड़ता है, शुरू में ऐसा करना पड़ता था कि भाई कोई आए आपको जाने, वो ब्रांडिंग भी थी एक तरह से। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि जब विद्यार्थी आने लगे, ठीक ठाक आने लगे, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, ये सोचते ही रहे कि अब किसी और को रखें इस सब कामों के लिए, ये सब मैनेज करने के लिए। तब तक कुछ यूपीएससी के सिलेबस में भी चेंज हुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं रहे, कुछ अपना भी कुछ नजरिया बदला, फिर ज्वाइन करना पड़ा हमें भी किसी ब्रांड को, फिर उसके सेवा में हम भी रहे, फिर दूसरे के सेवा में रहे। तो टीचर की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, जाहिर सी बात है कि वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जब आप किसी बड़े ब्रांड के तहत आप वो नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। सर, मेरे दिमाग में अभी एक चीज आ रही है, जैसे जब मैं ब्रांड टीचर कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि पहले जमाने में टीचर ब्रांड हुआ करते थे। थोड़ा सा मुझे अंतर समझाइए कि पहले के ब्रांड अब के ब्रांड टीचर में मुख्य अंतर। अब तो देखिए, ब्रांड किसी भी चीज का हो सकता है। आप रील बना के ब्रांड बन सकते हैं। यही आज जो है, आज शिक्षा या यूपीएससी की जरूरत एक तरफ, जी, बाजार की जरूरत एक तरफ, लोगों की भावनात्मक जरूरत एक तरफ। तो अगर हम यूपीएससी के टीचर हैं तो हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि हम ध्यान रखें यूपीएससी की जरूरत को। यूपीएससी तो नहीं बदली है, बिल्कुल, विद्यार्थी बदल चुका है, विद्यार्थी को कुछ और चाहिए। तो वैसे विद्यार्थी को कुछ और चाहिए, वैसे विद्यार्थी को तो हम एडमिशन ही नहीं देते अपने यहाँ, अगर टीचर के हाथ में होता तो। कल को अगर विद्यार्थी को चाहिए कि टीचर डांस करे, उसको अच्छा लग रहा है, तो क्या टीचर क्लास में डांस करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए तो सिंपल सी बात है कि यूपीएससी का एक सिलेबस है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जागरूकता का एक स्तर है, बौद्धिकता का एक स्तर है। उस स्तर तक आपको पहुंचाना हमारा काम है। उस स्तर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में हम कितने कामयाब होते हैं, कितने कामयाब नहीं होते हैं, वो एक समय की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता किसी भी तरीके से प्राप्त करें, आजकल देखा होगा आपने कि अक्सर बात होती है कि भाई सोशल मीडिया का दौर है, आप भी सोशल मीडिया पे आइए। हम लोग ब्रांड के अंदर छुपे हुए थे, हम कभी सोशल मीडिया पे कभी नहीं देखा होगा आपने हमें। बिल्कुल। हम भी अब आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इसी अहंकार में रहे, या ये कहिए कि इसी गुमान में रहे कि चीजें ठीक है, लेकिन ये रील बना कर लोग हमारे पैरों की जमीन खिसक ले गए, है ना। तो अब हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऑनलाइन एक प्रेजेंस होनी चाहिए। शायद ये भी वजह हो सकती है कि हम आपके पास आए हुए हैं, ठीक है, आपने हमें बुलाया अपने आदर से, लेकिन हमारा भी अगर कोई स्वार्थ ढूंढे तो यही है कि हम भी चाह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन उपस्थिति दिखे लोगों को। लेकिन इस उपस्थिति में जो मुख्य उद्देश्य है टीचिंग का, वो उद्देश्य गायब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कंट्रोवर्सी का सहारा ले लेना, चीप हरकत का सहारा ले लेना, यहाँ तक कि हमने गाली देते हुए सुना है लोगों को क्लास के अंदर। मजा तो बहुत आता है, लेकिन क्या ये सारी चीजें अपेक्षित हैं एक टीचर से, या फिर जो हमारा साध्य है, क्या वो चीज पूरी हो पाती है? वो चीज तो नहीं हो पाती पूरी। बिल्कुल सर, इसमें काफी शानदार जवाब आए आपके। अब थोड़ा सा सर समझना चाहते हैं, जैसे जिस चीज को आज लोग ज्यादा भुना रहे हैं टीचिंग में, कहते हैं कि ये आज तकनीक का दौर है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेट कर रहा है। हम समझना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी को कितना प्रभावित किया एआई ने। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर आर्टिफिशियली तैयारी होती है इससे। देखिए, आर्टिफिशियल मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूपीएससी जो आपको टेस्ट करती है जी, वो इस बात के लिए टेस्ट करती है कि आपके अंदर उन कॉग्निटिव फैकल्टीज का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, जो चाहिए एक साउंड डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपने ये काम एआई को डेलीगेट कर दिया तो आपकी मेंटल ट्रेनिंग कहाँ हुई? राइट।
आपकी सोचने की अगर एआई को, अगर हम एआई के जरिए तैयारी करने को मान लें कि एआई के जरिए तैयारी हो सकती है, तो फिर प्रशासन एआई के जरिए क्यों नहीं हो सकता? ये भी बात है सर। तो अगर प्रशासन में अगर ह्यूमन माइंड का रोल है, तो तैयारी में भी ह्यूमन माइंड का रोल है। बिल्कुल सर। इस रोल को माइनस करके आप देखिए ना, एआई को अगर हम देखें, आप इससे कोई इंफॉर्मेशन ढूंढिए, सूचना नहीं दे सकता आपको। ये एक सिंपल सी बात मैं कहूं कि अगर आप इससे कहिए कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देते हो, तो हो सकता हो कि 1 या 2 साल के क्वेश्चन पेपर आपको दे, उसके बाद से ये खुद ही फैब्रिकेट करने लगता है, और ये मिस्टेक भी बहुत करता है, खुद ही फैब्रिकेट करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसी पैटर्न को आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। मेरी सिस्टर है, वो रिसर्च कर रही है एजुकेशन पे, तो उसने मुझे बताया कि एआई तो रिसर्च पेपर दे रहा है सीधे सीधे। हाँ, और वैसे रिसर्च जो कभी हुए ही नहीं कहीं, हुए ही नहीं, बिल्कुल बाकायदे नाम के साथ दे देता है, बिल्कुल नायाब के साथ। नया। हाँ, अब बताओ। तो एआई से आप नॉलेज नहीं ले सकते। हाँ, एआई से एक काम आप कर सकते हैं कि जो डेटा आपके पास है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब डेटा की प्रोसेसिंग एआई करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपका मेंटल ग्रोथ कैसे होगा? बिल्कुल, यहाँ मैं बिल्कुल। तो एआई, मुझे ऐसा लगता है कि ये बस हवा है, इसकी अपनी जरूरत हो सकती है, जिंदगी के हर पहलू में इसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन एक विद्यार्थी को इस तरह के साधनों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ कि सर, जब एआई, चैट जीपीटी या जेमिनी से जब भी कोई विद्यार्थी कुछ कंटेंट या स्टडी मटेरियल सर्च करे, जब वो पूरा कंटेंट दे दे तो उसको जरूर एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। करे वो बहुत क्योंकि जरूरी है। वो गलत भी देता है, और एआई खुद कहता है कि एआई कैन मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक कर सकता है। हाँ सर, यूपीएससी की तैयारी या सिविल सेवा या कोई भी तैयारी के दौरान एक चीज बहुत छोटी सी होती है कि लोगों के, अभ्यर्थियों के मन की बात नहीं करते, अभ्यर्थियों के रिश्ते, उनकी लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ को लोग साइड करके सिर्फ यूपीएससी या सिर्फ पीसीएस इसी को देखते हैं, सिलेबस, किताबें, बिल्कुल, गाइडेंस। तो विद्यार्थी भी तो यही बात करता है। उसको जब कोई टीचर मिलता है, अगर फुर्सत से खड़े हुए गैलरी में सीढ़ियों पे, वो भी उससे और कोई बात नहीं करता, वो आके पूछा कि सर क्या पढ़े। बिल्कुल, तो उसके बारे में भी अगर लोग सोच रहे हैं तो विद्यार्थी भी तो वही सोच रहा है ना। क्योंकि सर, यूपीएससी की तैयारी केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि भावनाओं से होकर ये प्रक्रिया गुजरती है। आप जानते हैं कि परिवार की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया का प्रेशर, रिश्तों का दबाव, इन सब के बीच अगर एक विद्यार्थी को अपने भावना को संतुलित करना है, तो उसके लिए एक टीचर के रूप में आपने अभी तक क्या देखा, उसके लिए क्या गुण सिखाना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो कहूंगा कि निर्लज बनो। ये जो पुरानी पीढ़ी है ना तुम्हारे मम्मी पापा की, जिसमें कि अब तो मैं भी शामिल हो सकता हूँ, बिल्कुल, इस पीढ़ी ने अपने सपने पूरे जिस हद तक किए। मैं नहीं कहता कि कामयाब पीढ़ी नहीं थी, इसने बहुत किए, लेकिन अब अधूरे सपनों का बोझ अगर तुम्हारे ऊपर डाल रही है तो ये गलत है। समाज की भी कभी कभी अपेक्षाएं होती हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई टारगेट फिक्स कर रहे हैं तो हमारा अपना है, जबकि हकीकत ये होता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फर्मिटी प्रेशर होती है। हम अगर होम गार्ड से, सिपाही से डरते हैं तो मन में फैसला लेते हैं कि आईपीएस बन के बदला लेंगे, ये भी होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर है। बिल्कुल, तुम्हारे रिश्तेदार को दिक्कत होगी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में, तो उसको लग रहा है कि भाई घर परिवार में कोई आईएएस होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, सारे काम इजीली हो जाए, सारे काम इजीली हो जाए। तो लोगों के अपने अपने मोटिव है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दूसरों के सपनों को पूरा करने का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है, और इसके लिए अगर तुम्हें कोई निकम्मा कहता है तो बर्दाश्त करो इस चीज को। फैमिली को भी आई थिंक प्रेशर नहीं, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली, फैमिली को तो सीधे कन्फ्रंट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के साथ क्या है ना दिक्कत, क्यों उनकी एक ही मेरिट है, क्यों हमारे वेलविशर है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि वो ये नहीं जानते कि वो होगा कैसे। ये भी बात, प्लस उनके पास मोरल अथॉरिटी है, तो वो लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। वो सही बात है, हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको जी। महात्मा बुद्ध का नाम तो सबने सुना है। एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे, ये कहानी भी सुनी होगी आपने। जी जी जी। तो उस समय भविष्यवाणियां होती थी, उस समय जो ज्योतिष होते थे, तो ज्योतिष ने कहा था बुद्ध से नहीं, उनके पिता से, ऐसा कि बालक यशस्वी तो है, ये एक या तो पराक्रमी शासक बनेगा, या नहीं तो यह एक सन्यासी बन जाएगा। दोनों में यश था उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुधोधन नाम था उनके पिता का, तो उन्होंने सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो, बच्चे को सन्यासी नहीं बनने देंगे ना, बच्चे को क्या बनाएंगे, हम शासक ही बनाएंगे। तो लगभग सब जानते हैं कि बुद्ध को सामान्य जीवन अनुभव नहीं दिया गया, उनको घर में रखा गया, लग्जरी दी गई, जीवन के दुख जो थे उससे उनको वंचित रखा गया। कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, जबकि मैं तो कभी कभी मजाक से कहता हूँ कि भाई बाप हो तो सुधोधन जैसा, ठीक है, कि घर में वो नाच देख रहे थे नर्तकियों का, और नाच देखते देखते सो गए, और जब उठे
तो नर्तकियां उनको बहुत ही बदसूरत लगी, जबकि शाम के समय उनको काफी आकर्षक लगी थी। इसका मतलब था कि वो डांस तो बुद्ध के पिताजी ने घर में ऑर्गेनाइज किया होगा। कितने पिता हैं जो ऐसा काम करेंगे अपने बच्चों के लिए आज के दौर में? तो खैर ये तो लाइटर वेन की बात है ना। लेकिन बुद्ध के पिता ने हर कोशिश की कि बुद्ध को हम सन्यासी नहीं बनने देंगे, सांसारिकता से जोड़ कर रखेंगे। लगभग 29-30 साल की आयु जब बुद्ध की हुई तो बुद्ध बाहर निकले, और बुद्ध के जीवन के वो 4 दृश्य बड़े मशहूर हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक मृतक को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा और अंततः एक सन्यासी को देखा। जो साथ गया था उससे उन्होंने हर बार पूछा कि ये कौन है, उसने बताने की कोशिश की, और हर बार बुद्ध कही था कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? उसने कहा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर बुद्ध निकल पड़े, उनको लगा कि जीवन दुख में है और दुख के लिए निकल पड़े। अब एक बात बताइए आप, अगर बुद्ध ने बचपन से ऐसे दृश्य देखे होते तो क्या बुद्ध के जीवन पे यही प्रभाव पड़ता? बिल्कुल अलग होता चीज। क्या यही प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता ना जी नहीं। अब आप सोचिए कि उनके जो पिता थे वो कर क्या रहे थे? क्या वो बच्चे को सन्यासी बनने से रोक रहे थे, या कि उसके सन्यासी बनने के लिए अनुकूल दशाएं तैयार कर रहे थे? ये दूसरी बात है सर, अनुकूल दशाएं तैयार कर। लेकिन सोच क्या रहे थे? में जाने देते तो बात, लेकिन सोच क्या रहे थे? वो सोच रहे थे कि शासक बनाएंगे, सन्यासी नहीं बने देंगे। लेकिन वो जो कर रहे थे उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला था? दरअसल उल्टा हो गया। हमारे गार्जियन बहुत बार आज के दौर में ऐसे ही है, बिल्कुल जो हमारा भला चाहते हैं उनको पता नहीं, वो हमसे परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, उनको नहीं पता, और जो करते हैं वो सदिच्छा से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन उसका जो प्रभाव होता है भाई, तो विद्यार्थियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रभाव को आपको सीखना पड़ेगा कि उस चीज को कैसे काउंटर करें। थोड़ा निर्लज भाव होना चाहिए आपके अंदर। इतना अच्छा आप क्यों बन रहे हैं? इतना अच्छा ना बेटा बनने की जरूरत है, ना इतना अच्छा बेटी बनने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ, क्लास के अंदर भी कहता हूँ कि अपने वीडियोस मेरे घर पे मत दिखा देना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर तुम धोखा दे रहे हो तो भी ठीक है, डिप्लोमेसी से काम ले लो ना भाई। अगर एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमको सिगरेट पीना है तो कोई जरूरी है कि बाप के मुंह पे धुआं फेंकें? एकदम सही बात। तो सोशल इंस्टीट्यूशन से हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक रहेंगे। और ये डिप्लोमेसी मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को अपने निकट पारिवारिक संबंधियों के साथ भी, जिसमें माता पिता भी शामिल है, उनके साथ भी अपनानी पड़ेगी। ये बिना मतलब कि जो समय से पहले की रेस्पॉन्सिबिलिटी की 20 साल की उम्र हो गई, अब तक कुछ नहीं किया, मम्मी क्या सोच रही, पापा क्या सोच रहे हैं। जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव करते हैं उसमें समय लगता है भाई, धैर्य रखो, है ना। और कन्फ्रंट मत करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए एक साधन है, जैसे समय एक संसाधन है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता एक संसाधन है, तुम्हारा सामाजिक परिवेश एक संसाधन है, वैसे माता पिता भी एक संसाधन है, उनका आशीर्वाद एक संसाधन है। तो तुमको प्रशासक बनकर भी तो संसाधनों का प्रयोग ही करना है। तो तुम अपनी सफलता के लिए अपने कैरियर में उन संसाधनों का प्रयोग करो। सर ये तो हुई माँ बाप की बात। परिवार से लड़ने की बात, 2-3 चीजें और हैं जो बहुत प्रभावी हैं। जैसे सोशल मीडिया तो एक अलग रख देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के रिलेशनशिप, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये यूपीएससी की उम्र है, 21-20 वर्ष में बच्चे आईएएस की तैयारी करने आते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा आप तैयारी के दौरान रिश्तों का जो दबाव होता है उससे कैसे बचें, या उसका कैसे संतुलन। मेरे ख्याल से आप शायद कह नहीं पा रहे हैं कि किन संबंधों की बात, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ और आपने मुझे भेजा था उसमें भी कुछ था ऐसा। आप प्रेम संबंधों की बात कर, प्रेम संबंधों, हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए प्रेम संबंध बड़े ही सहज हैं, और यूपीएससी की तैयारी को उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेम से संबंधित आपका दर्शन क्या है। बिल्कुल, आप प्रेम को क्या समझते हैं? आप प्रेम को क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर प्रेम आपको शांति देता है तो ठीक है, लेकिन प्रेम आपको बेचैनी देता है, उद्विग्नता देता है, क्रोध देता है, तो किसी ने फोन नहीं उठाया, आपका बीपी हाई हो गया, तो ऐसे संबंध में क्यों रहना भाई। लेकिन अगर आप किसी की कल्पना में खोए हुए हैं कि वो कहीं भी है, सो रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी जी रहा है, आप उसके ख्याल में खोए हुए हैं, तो ऐसे संबंधों से क्या नुकसान हो सकता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, है ना। तो बात सिर्फ प्रेम की नहीं है, प्रेम की अपनी समझ कैसी है ना। अब एक झरना गिर रहा है, मान लो आप, तो उस झरने को देखकर कोई कविता लिख सकता है, बिल्कुल। उस झरने में कोई थूक सकता है, जाके जूता फेंक सकता है, पत्थर फेंक सकता है। तो मैं प्रेम को दोष नहीं दूंगा, प्रेम संबंधों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन प्रेमियों को दोष दिया जा सकता है। ठीक है, कि प्रेमियों ने प्रेम को कैसे देखा, कैसे समझा, है ना। प्रेम आपके लिए प्रेम क्या है? आपके लिए प्रेम क्या है? आपके लिए प्रेम यह है कि सामने वाला हर वक्त आपकी सेवा में उपस्थित रहे। तो आपने अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली, उसकी भी कर दी। ज्यादातर प्रेमियों की यही इच्छा है। हाँ, तो फिर तो विध्वंसक हो गया ना वो, डिस्ट्रॉय कर दिया आपको। ऐसे विध्वंसक प्रेम से क्या फायदा। अब फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई प्रेम अगर विध्वंसक ना हो तो फिर प्रेम कैसा। तो ऐसे लोगों को तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता ना।
बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए बल्कि ऐसे लोगों को समझाने की जगह दूसरों को समझाया जाता है कि अक्ल की बात ना कर किसी दीवाने से, और बढ़ जाएगी वहशत तेरे समझाने से। क्या बात है सर। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, वक्त ही इनको सिखाएगा, बहुत वक्त ही सीख पाएंगे, वक्त से ही सीख यूपीएससी पाएंगे। की जो तैयारी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसको जिंदगी मान बैठते हैं। ऑफ कोर्स एक लंबी जर्नी है, तो जिंदगी हो भी जाती है, क्योंकि सर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी एक बार जब घर से निकलता है, एक दिन जब हम आप मिले थे, हमारी बात हुई थी कि एक बार जब हम घर से निकलते हैं तो फिर हम घर कब वापस आते हैं। मेरा सवाल यही है सर कि जब एक अभ्यर्थी एक बार घर से जब निकलता है तो क्या कभी सुकून से वापस घर जा सकता है? मैं तो नहीं जा पाया। मैंने तो हर सोच लगभग ऐसी ही थी बिल्कुल कि भाई दिल्ली जा रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ के वापस आ जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आ जाएंगे। लेकिन वो वापसी का रास्ता कभी तय नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम वापस नहीं हुए, जिनका हो गया वो तो और वापस नहीं हुए, वो भी उसी प्रक्रिया से गुजरे, है ना। तो मेरे ख्याल से एक बार जब आप घर छोड़ देते हैं तो वापसी आपकी शायद पॉसिबल नहीं हो पाती है। छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, है ना। आपने पटना चुना कि इलाहाबाद चुना कि दिल्ली चुना, आपने ये कॉलेज चुना कि वो कॉलेज चुना, आपने ये इंस्टीट्यूट चुना कि वो इंस्टीट्यूट चुना। जब आप ये फैसले ले रहे थे, छोटे छोटे बड़े छोटे लग रहे थे, लेकिन एक बार जब आपने फैसला ले लिया तो फिर उसके बाद के आपके जीवन अनुभव को प्रभावित करने में इन फैसलों की बहुत बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो आपके 2 कोचिंग्स थे या 2 कॉलेज थे, आप दोनों में एडमिशन ले सकते थे, उस समय एक छोटा डिसीजन था ये। लेकिन अगर आपने कॉलेज ए में एडमिशन लिया, बी को छोड़ दिया, या बी में लिया, ए को छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता कि इस ए और बी के सिलेक्शन ने आपके पूरे जीवन अनुभव को परिवर्तित कर दिया? बिल्कुल कर देगा। आपको कैसे टीचर्स मिले, कैसा परिवेश मिला, कैसे लोग मिले, आपके दोस्त कौन बने, दुश्मन कौन बने, जीवन अनुभव क्या हुआ, इन सारी चीजों को तो छोटे से डिसीजन ने तय कर दिया। बिल्कुल सर, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि घर वापसी वैसे हो पाती है। हम छोटा डिसीजन लेते हैं कि चलो सिर्फ पढ़कर आ जाएंगे वापस, नहीं हो पाता ऐसा, जीवन आगे बढ़ जाता है। एक और सवाल आपने इससे पहले पूछा था, उसमें मेरी रुचि ज्यादा थी जी। अब वो सवाल दोहराएंगे? इसी से मिलता जुलता कुछ सवाल था, ये दूसरे सवाल का जवाब आगे है, आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम सर, हाँ इसी से मिलता जुलता यही सवाल जस्ट आगे था, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी सर सिविल सेवा की तैयारी में असफल रह जाते हैं, क्या वो सवाल मुझे याद आ गया, समाज ने कोई सम्मानित एग्जिट बना रखा है, ऐसा कुछ है? देखिए समाज तो समाज ही है, ठीक है। समाज कोई सम्मानित एग्जिट आपके लिए क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? समाज को तो फायदा इसी में है। समाज जब आप गए थे कुछ करने के लिए तो समाज तो देख रहा था। तभी तो मैं कहता हूँ विद्यार्थियों से कि भाई ऐसा है कि तुम कोई नट थोड़े हो जो रस्सी पे नाच के तमाशा दिखा रहे हो समाज को। सही बात है। तुम्हारी सफलता को समाज क्यों सेलिब्रेट करे? सही बात है, ठीक है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी अपनी है, और रही बात कि तुम्हारा एक बार नो हो, उसके बाद तुम देखना समाज का रवैया तुम्हारे लिए क्या होता है। बहुत बदल जाता है, बहुत बदल जाता है। कोई भी मीटिंग, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ कि कोई भी मीटिंग कब कौन सी मीटिंग होती है जो मरने के बाद होती है? 57 वाली नहीं, क्या होती है? कॉन्डोलेंस मीटिंग। हाँ, उसमें बदल जाएगी, कोई नहीं जानता, ठीक है। अब आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है, जैसे मान लो कि कुछ लोग बैठे हैं, गांव में आप गए हुए हो, वही समाज है ना। गांव में गए हुए 2-4 लोगों के साथ बैठे, उसमें अचानक किसी को याद आएगा कि अरे हम सुने थे कि आपका आईएएस में हो गया था, हम तो बहुत दुआ किए थे, आपका आईएएस में हो गया था, क्या हुआ? और फिर अब आप उन चचा को समझाइए, गांव समाज है, आप उग्र नहीं हो सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वरना बोलेंगे तो बोलेंगे कि इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, तुम यही पढ़े लिखे हो, बदतमीज इंसान। तो आपको कुछ नहीं करना है, समाज मौका ही नहीं देता है, आपको चुपचाप सुनना है, ठीक है। अब समाज आपसे पूछ रहा है, सोशल ऑडिट हो रहा है आपके कामों का, ठीक है। ये असफल विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता है। अब उसमें वो सोशल ऑडिट हो रहा है, उससे पूछा कि आपका क्यों नहीं, फिर आप उसको समझाना पड़ता है कि चाचा ऐसा है कि पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, हम यहाँ तक गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद से वो लोग क्या कहेंगे? अब देखिए समाज छोड़ता नहीं आप कि अच्छा बहुत खुशी हुई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है सो होता है, एक काम करो कंप्यूटर क्यों नहीं सीख लेते? हाँ, छोटी नौकरियों के प्रति ठीक है। अच्छा चलो, तुम मेरे कहने से समाज की सिंपैथी ये सबसे ज्यादा चोट करती है। कहाँ आप अपने आप को क्या समझ रहे थे और कहाँ समाज आपको क्या समझने लगा? आप दया के पात्र हो गए। बिल्कुल, ठीक है। अब समाज आपसे क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, मान लो कि बड़ा नहीं हुआ, तुम कोई छोटा कर लो, एकदम सही बात। तुम दरोगा क्यों नहीं बन जाते? ये सब काम अब आपको कहाँ हम आइए सोच रहे थे, कहाँ हमारे इस बीच में दरोगा और आइएस के बीच में बहुत कुछ है जो हम करना चाहते हैं, या बहुत कुछ है जो पैरेलली हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी सोसाइटी आपको नहीं करने देगी। जैसे हम अगर पढ़ाने जाएं तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत कुछ सगे संबंधी मेरे पिताजी को भड़काते थे कि उसको बोलिए कि स्टेट सर्विसेज की तैयारी करे, अगर बड़का नहीं हुआ, मतलब भोजपुरी हमारा क्षेत्र है, तो छोटका ही हो जाए, है ना। एक वीडियो भी 40 लाख रुपया महीना कमाता है
अब पता नहीं वो कैसे कमाता है। मैंने अब्बा से कहा, हाँ। जब उन्होंने इस बात के लिए दबाव दिया, हाँ। तो मैंने कहा उनसे कि देखिए, आप पहले तो बात ये धारणा भूल जाइए कि वीडियो 40 लाख रुपया कमाता है। हाँ। वीडियो 40 लाख रुपया चुराता है, आईएएस उससे ज्यादा चुराता है। एग्जैक्टली। हमको चोरी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हम तो वो नहीं जाएंगे, तो समाज आपसे ऑप्शन छीन लेता है। सही बात। ठीक है, आप कुछ और करना चाहेंगे, समाज आपको नहीं करने देगा। प्लस वो क्या कहेगा आपसे, जैसे हम पढ़ाना चाह रहे थे, बहुत दबाव था कि मत पढ़ाओ, कुछ और कर लो, है ना। तो समाज आपसे क्या कहेगा कि भाई तुम, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा है, तुम मेरे कहने से एक बार दरोगा का भर के देखो। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, मेरे कहने से देखो, वो सारी ममता और सामाजिक संबंध को लाके मतलब सामने रख देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हारा हो जाएगा। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना भी अनुभव बताना चाहूंगा। जैसे ये प्रोग्राम होता है जी, ये प्रोग्राम पढ़ाई के साथ बड़े प्यार से मैनेज हो सकता है, क्योंकि वीकली एक होता है, इसमें बहुत कुछ लगता नहीं और लोगों को देखने में लगता है कि अरे इतना बड़ा प्रोग्राम, ये वो तामझाम करना पड़ता है। मैंने जब शुरू किया तो मैंने अपने समाज में भी देखा, मैंने अपने फैमिली में तो थोड़ा समझदार ज़्यादा हैं लोग, तो उतना उन्होंने वो नहीं किया, अपोज नहीं किया, पर मैंने समाज को देखा। समाज ने ऐसे देखा, अरे अच्छा रिपोर्टर बन गए, हाँ रिपोर्टर बन गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मजा आया कि अब तो आईएएस नहीं बनेंगे। हाँ, वो तो मजा आता ही है। मजा आया। बट इसमें यही है सर कि हम लोग अपनी सिचुएशन समझ सकते हैं, समाज नहीं समझता। जैसा कि आपने कहा कि निर्लज भाव, तभी तो मैंने कहा निर्लज भाव सर। हाँ, तो मैं आपके अनुसार कहा जाए तो निर्लज प्राणी है। निर्लज भाव से नहीं तो फिर समाज आपको कोई शुरुआत करने ही नहीं देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो अपने कामों की जिम्मेदारी खुद लेनी है। भाई लोग पूछेंगे कि क्या करते हो, बोलो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मेंटली मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को टफ होना चाहिए। वरना फूफा क्या चाहते हैं, फूफी क्या चाहती हैं, फूफा क्या सोचेंगी, फूफू क्या सोचेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई विद्यार्थी सहज भाव से तैयारी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखो, समाज ने उसके परिवार के ऊपर, ठीक है, निगाह रखी है कि देखते हैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी क्या करता है। ठीक है, माता पिता समाज के ही हिस्सा हैं। उन्होंने बच्चों के ऊपर पिस्टल लगा रखी है कि जल्दी करके दिखाओ, अंकल देख रहे हैं। सही बात। अंकल को दिखाना है। सही बात। और सुनो, विद्यार्थी भी कम नहीं है ना, उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर पिस्टल लगा कर रखा है कि जल्दी याद करो, जल्दी होना, जल्दी करो। ठीक है, धैर्य की कमी हो जाती है। नहीं तो मम्मी पापा देख रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे, वो समाज को क्या जवाब देंगे। तो इस सब पूरे प्रोसेस में इतनी एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि आप इस प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर पाते। वरना एक ऐसी प्रक्रिया सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, हर दिन आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत शानदार। लेकिन आप हर दिन आप फ्रस्ट्रेट होते हो, तो कहीं ना कहीं तो दृष्टिकोण का मसला है कि नहीं मसला है? बिल्कुल। लाइफ आपको कम मौका देगी। आपकी जो भी कमी रही थी, +2 में रह गई थी, ग्रेजुएशन में रह गई थी, पढ़ाई, आपने जिंदगी में आपको एक मौका दिया है 2-3 साल, जो भी साल है, कि आप उन सारी कमियों को पूरा करो, आप अपने व्यक्तित्व का विकास करो, आप ज्ञान अर्जित करो। ठीक है, और आप उन सब गड्ढों को भर दो और आप कुछ नया हर दिन सीख रहे हो। तो इस सब चीजों के लिए आपके अंदर खुशी की बात आनी चाहिए। बल्कि ये नहीं होता, पेरेंटल प्रेशर में, सोसाइटल प्रेशर में और खुद अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में हर दिन बैठ के आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर आप जो टारगेट है अचीव नहीं कर पाते, तो फिर तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे किसी प्रोसेस में, तो रह ही नहीं पाओगे ना, फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। नहीं होगा। फिर मेंटल टफनेस चाहिए होगी। सर, आजकल एक चर्चा होती है कि बच्चे को कब से यूपीएससी की तैयारी करवाया जाए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके अनुभव से। तो इसमें मैं कुछ बोल दूंगा तो कुछ कंट्रोवर्शियल निकल जाएगा मेरे मुंह से। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस पे इसलिए बोलें क्योंकि बड़ा सर प्यारा सवाल है। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय स्कूल, कॉलेज या ग्रेजुएशन के बाद? चलो एक बात बताओ जी। देखो, कोचिंग वालों की तो बात छोड़ दो, ब्रांड की बात छोड़ दो, उनका तो बस चले तो बच्चा पैदा बाद में हो, एडमिशन उसका पहले हो जाए, आईएएस बन जाए। हाँ, वो आईएएस पहले बन जाए। घर वालों की भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट न जाए। एक बात बताओ, +2 अगर तुम कर रहे हो या मैट्रिक कर रहे हो, तो तुम क्या आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं? आईएएस के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रेजुएट चाहिए होता है। ग्रेजुएट चाहिए। ग्रेजुएट कहाँ बनते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट में बनते हैं या कॉलेजेस में बनते हैं? कॉलेजेस में। या कोई भी कितना भी बड़ा ब्रांड हो, ठीक है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या वो कॉलेज का परिवेश दे सकता है? कभी नहीं। तो ये जो कॉलेज को हाईजैक करके एडमिशन लेने की जो प्रवृत्ति है, बहुत सारे बच्चे, ये कहने की बात है कि कॉलेज के साथ साथ कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, वो कोचिंग की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। बल्कि कोचिंग की ही तैयारी मेन तैयारी हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, यूपीएससी को ग्रेजुएट चाहिए। बिल्कुल, है ना, सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। यूपीएससी का उठा के देख लो, है ना। ग्रेजुएट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बनते हैं, ग्रेजुएट कोचिंग वाले नहीं बनाते। ठीक है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि
अगर यूपीएससी को ग्रेजुएट चाहिए तो हम कोचिंग वाले फिर क्या कर रहे हैं? ठीक बात। ठीक है, हाँ। तो हम कोचिंग वालों का बड़ा लिमिटेड रोल है। हाँ। लिमिटेड रोल ये है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हर ग्रेजुएट वो ग्रेजुएट नहीं होता जो यूपीएससी के दिमाग में है। बिल्कुल सही बात। तो देयर इज अ गैप बिटवीन द आइडियल ग्रेजुएट एंड द एक्चुअल ग्रेजुएट आवर सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग। एग्जैक्टली। तो वो जो कमी रह गई है उस कमी को भरना हमारा काम है। उसको भरते भरते हम कोचिंग वाले इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं अब, ठीक है, कि अब उस सिस्टम को ही, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ही हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसको बाईपास करके। हाँ। भाई अगर कोई 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 9th और 10th की चीजों को पढ़ रहा है और दिमाग का सहज उसका विकास हो रहा है, तो क्या आईएएस की तैयारी नहीं है? क्यों नहीं? वो उस प्रक्रिया अगर वो +2 ठीक से कर रहा है तो क्या आईएएस की तैयारी नहीं है? क्यों नहीं? ग्रेजुएशन ठीक से कर रहा है तो क्या आईएएस की तैयारी नहीं है? क्या ग्रेजुएशन में लिखना नहीं सिखाया जाता कि तुम अलग से, तुम क्या सिखा रहे हो अलग से भाई? वहाँ आंसर राइटिंग की तैयारी हो रही है। नहीं, तुम क्या सिखा रहे हो अलग से? ये तो एक मिथ बना है। मतलब होता है ना वो बस वाली जो दवा बेचते हैं कि पहले हम दर्द पैदा करेंगे ठीक है, और फिर हम समाधान देंगे। सही बात है। तो देखो ब्रांडिंग तो ऐसी होती है, मार्केटिंग के तो रूल सबको पता है कि उसमें आपको पहले फियर इंट्रोड्यूस करना होगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस तोड़ना होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आंसर लिखने की ही बात है, ठीक है, आंसर लिखना बहुत ही सहज और सिंपल काम है। जैसे आंसर लिखना एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, आपने मुझसे कुछ पूछा, मुझे उसका आंसर देना है। जैसे आपने मेरा नाम पूछिए मेरा नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम सिराज खान है। आंसर राइटिंग इतनी आसान है, हो गया, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन मॉडल आंसर के नाम पे, बढ़िया आंसर के नाम पे, औपचारिकता के नाम पे लोगों ने टेम्पलेट बना दिए हैं भाई साहब। हर यूपीएससी का अभ्यर्थी एक ही तरह से आंसर लिखना चाहता है। सही बात है। एक ही मॉडल पे आंसर लिखना चाहता है। किसी टॉपर को कॉपी करना कहाँ क्रिएटिविटी रह गई भाई? यूपीएससी ने कभी कुछ कहा ऐसा थोड़ा ना। यूपीएससी की दो ही शर्तें हैं कि एक तो तुम अपने शब्दों में लिखो उत्तर को, और दूसरा जितने शब्द में कहा गया उतने में लिखो। लेकिन मार्केट की एक्सपर्टीज जरा देख लीजिए, बॉडी ऐसे है, इंट्रोडक्शन ऐसे है, कंक्लूजन ऐसे है, बॉक्सेस ऐसे है, अंडरलाइनिंग ऐसी है। इतनी एक्सपर्टीज बिना मतलब की डेवलप हो गई है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई इंपेरिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि बॉक्स बनाने से तुमको लकीर खींचने की यूपीएससी नंबर क्यों देगी भाई? आंसर का सबसे पहला मेरिट होना चाहिए कि आंसर हो। सबसे पहला गुण तो ये है। बिल्कुल। लेकिन उसको बेसिक आंसर को छोड़ के उसके, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ऑर्नामेंटल चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकती हैं, एग्जामिनर का अटेंशन ड्रॉ कर लें, लेकिन बेसिक आंसर को छोड़ के बाकी, हम लोग क्लास में है, बच्चे लिखना नहीं आता, सब्जेक्ट की कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम रह गई है उसके जीवन में, और उसको कोई मेंटर आएगा बता देगा उसके आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है, तुम गाड़ी में इंजन नहीं है, तुम खाली डब्बे में बैठे हो और पूछ रहे स्टीयरिंग कैसे काटे मतलब कैसे हो जाएगा ये? बिल्कुल सर। लेकिन उस तरह से भी खाली डब्बे में बिठा के भी स्टीयरिंग काटने की मार्केटिंग तो कुछ भी बेच सकता है आजकल, तो अग्रेसिव मार्केटिंग है, कुछ भी बेच देंगे हम, फियर क्रिएट करेंगे, सब्स्टिट्यूट बताएंगे और बेच देंगे, बिक जाएगा। ब्रांड हमारे पास है, ब्रांड वैलिडिटी है। बिल्कुल। आंसर राइटिंग में आजकल कॉर्पोरेट में एक रूल सिखाया जाता है, IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं, मैं अगर बोल दूंगा इनको गधा तो ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगेगा इनको, है ना। आंसर की जो शुरुआती लाइन होती है वो इंट्रोडक्टरी हो सकती है, आंसर की जो क्लोजिंग लाइन हो सकती है। अब जैसे अभी कोई आए और हमसे कहे इस पॉडकास्ट को या इस मीटिंग को कंक्लूड कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बात हमें कहनी है, अपनी आखिरी बात, वो क्या सुन लेंगे, हो गया कंक्लूड, हो गया कंक्लूड। तो जो तुमको आंसर लिखना है, अंतिम बात जो लिख दो, हो गया कंक्लूजन। क्या दिक्कत है इसमें तुमको? सही बात है ना। अब इस तरह से बिल्कुल आंसर को पोस्टमार्टम कर देना कि ये इंट्रोडक्शन अलग है, कंक्लूजन अलग है, बॉडी अलग है। और इंट्रोडक्शन, क्लोजन, बॉडी की बात कहूं तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि इतनी जहालत भरी पड़ी है, और मुझे पता नहीं कि मैं जिम और जाल का फर्क कर पा रहा हूं कि नहीं, है ना, कि टॉपिक के बारे में लिखो। टॉपिक के बारे में हम क्यों लिखेंगे भाई इंट्रोडक्शन में? तुम बताओ जरा। अगर मान लो कि हमसे सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पर चर्चा करें, सवाल पूछ दिया गया, तो अब हम अगर इंट्रोडक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, इसका समय काल यहाँ से यहाँ तक था, तो क्या हम एग्जामिनर को एजुकेट नहीं कर रहे? बिल्कुल, एग्जामिनर को एजुकेट करने में नहीं गए, एग्जामिनर सिर्फ उत्तर लिखने गए, उत्तर लिखने जितना पूछा। तो अगर तुम इंट्रोडक्शन लिख भी रहे हो तो तुमको टॉपिक को नहीं लिखना है, तुमको इंट्रोडक्शन फिर तुमको दूसरे तरह से लिखना है ना। सही बात है। वो धार्मिक जीवन से ही संबंधित होगा, टॉपिक का नहीं होगा। शुरुआत ही आपको वहीं से करनी है। आपको यही लिखना होगा कि भाई सिंधु घाटी निवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उनके जो दार्शनिक पक्ष है उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। पुरातात्विक शोधों के आधार पर कुछ सामान्यकरण किया गया है जो कि निम्नलिखित है। ये है। तो ये एक बात समझ में फिर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ना। कंक्लूजन में हमने लिख दिया कि जो चीजें हम देखते हैं ये चीजें आज के भारतीय संस्कृति में देखी जा सकती हैं, इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का हमारी संस्कृति के निर्माण में योगदान या भारतीय संस्कृति की निरंतरता का पता चले। बिल्कुल बिल्कुल।
ये सहज भाव है, उत्तर ऐसे ही लिखा जाता है ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन को ऑर्गेनिक नहीं रहने देंगे, एक अलग पैर देंगे, बल्कि मैंने तो देखा है कि आजकल हेडिंग देके लोग लिख रहे हैं, हाँ, इंट्रोडक्शन अलग हो गया, मेन बॉडी अलग हो गया, हाँ, कंक्लूजन अलग हो गया। वही आईबीसी अगर पूछे कि कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 हाँ, तो पहले के 10 लाइन में बिना मतलब के 1857, अब फिर उसके बाद से लिखते हैं कि कॉजेज, बॉक्स बना के कॉजेज ऑफ द 1857। हाँ, अब एक बात बताओ, तुमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था? कॉजेज ऑफ द 1857। हाँ, हाँ, तुम कहां से लिख रहे हो इसको? इस लाइन से लिख रहे हो? हाँ, इससे पहले तुम क्या कर रहे थे? तो 4-5 लाइन लिखे तो क्या कर रहे थे? हाँ, वो तो कॉज के बारे में नहीं था ना। बिल्कुल, कुछ भी लिख के दे तो दिए। इंट्रोडक्शन लिखने का दबाव इतना ज्यादा है कि बच्चे इंट्रोडक्शन लिखते समय डेविएट हो जाते हैं। हाँ, तुम आंसर लिखो ना। आपको लगता नहीं है कि अगर हम सबसे ज्यादा हमारा प्रभाव कम तब पड़ता है जब हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल, तुम एग्जामिनर को प्रभावित करने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई? तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारा आंसर सबसे बेस्ट होगा? तुम आंसर तो लिखो ना, बिल्कुल सही बात है। सहज रहो। सहज होना ही तो कठिन हो गया ना। बिल्कुल। तुम आंसर लिखो, एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा। अच्छा अब सर, एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए तुम अगर उसमें डिजाइन काट रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो पता नहीं क्या होता है। लेकिन इसी सब की पूरी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है, टीम्स बनाई गई हैं, पता नहीं क्या 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 चल रहा है। उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल। अलग से वही हाल पीटी मेंस की तैयारी का है। ठीक। सर, अगर कोई अभ्यर्थी लगातार असफल हो रहा है तो उसे तैयारी जारी रखनी चाहिए या करियर की दिशा बदलने पर विचार कर लेना चाहिए? लगातार देखो, लगातार मतलब कभी कभी बड़ा विरोधाभासी हो जाता है 4-5 अटेम्प्ट हो ना। अब मान लीजिए आपका prelims ही नहीं निकला। उसी व्यक्ति का, जी। मान लो कि जिसका 4-5 अटेम्प्ट हो गया है, उसी व्यक्ति का 5वें अटेम्प्ट पे सिलेक्शन हो जाए, ये भी सही है। तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसी पॉडकास्ट में आप उसे बुलाओगे और फिर बोलोगे कि धैर्य इसे कहते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। सहनशीलता इसे कहते हैं, हाँ। है ना, आशावादिता इसे कहते हैं। किसी किसी का छठे अटेम्प्ट में छठे में हो जाए और पीटी ही नहीं तो निकला उसके, था हाँ, 5 सफलता मिलते ही तुम्हारी बात करने का तरीका बदल जाएगा, सही बात है, एकदम तो correct बात। है ना। और नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है कि टाइम काट रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक अपनी ना, हर इंसान की एक अपनी अंतरात्मा होती है। हाँ, वो अंतरात्मा बोलने लगती है। जैसे मुझे लगता था कि दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक मेरी अंतरात्मा बोलने लगी थी कि बेटा तुम्हारा होगा नहीं। हाँ, ठीक है, वो इसलिए नहीं होगा कि मुझे लगने लगा था कि जरूरत क्या है, इस एग्जाम की जरूरत क्या है, और जो समय मेरे पास उपलब्ध था या जो मेरी क्षमता थी, मुझे लग रहा था कि उस जरूरत को मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। तब सामाजिक दबाव में औपचारिकताएं निभानी थी कि 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट और दे लो, है ना। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति से तो बाहर निकल ही जाना चाहिए। बिल्कुल। जब अगर अंतरात्मा खुद बोल रही है, अब मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कर लोगे तो रहो, हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए हैं, उस तैयारी में बने हुए हैं कि समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर वही निर्लज भाव। ठीक है, फिर वो नेगेटिव हाँ, हम करने गए थे, नहीं हुआ, एक्सेप्ट कर लो, भाग लो वहां से, कुछ और करो भाई। बिल्कुल। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम कर लोगे तो करते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव रूल नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सर, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, जयपुर, इंदौर, बहुत सारे सेंटर्स हैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी। सर, इन शहरों में रहना बड़ा महंगा होता है, महंगा किराया, लाइब्रेरी की फीस, खाना और अन्य दैनिक खर्च। क्या ये कोचिंग वालों की फीस नहीं जोड़ी आपने इसमें? वो भी जोड़ ली सॉरी सर, मिस्टेक से। लेकिन हम वो भी तो महंगा फीस करता है ना बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया को। वो तो सर बहुत बड़ा प्रेशर है शुरुआत में ही जो पड़ता है। तो हम जो दैनिक जीवन पड़ता है उसकी बात करें तो क्या ये आर्थिक दबाव सर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की तैयारी को प्रभावित करते हैं? इसे आप बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप बताओ। दिल्ली में मेरे ख्याल से खर्च सबसे ज्यादा है। ऑनलाइन एजुकेशन का एक बेनिफिट तो यही हुआ है ना कि बहुत सारा ऐसा खर्च था जो हम बाहर, घर से बाहर निकल के करते थे, वो आपका बच गया, वो आपका बच रहा है। ऑनलाइन की लोकप्रियता का एक भी बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, और ये उचित है ना। इस ऑनलाइन एजुकेशन की सार्थकता तो यहीं पर है। तो आर्थिक दबाव पड़ जाता है, लेकिन फिर ये हम एक ऐसी बात कहूंगा जो थोड़ी सी मतलब परंपरा से विचलित होगी जी, कि अगर आपका परिवार वहन करने की स्थिति में है और आपको लगता है कि कर सकता है वो, तो आप बिना मतलब के टेंशन में मत आओ। सही बात। माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं। मेरे पिताजी मद्रास में थे, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो एक दिन छुट्टी लेते थे मुझे मनी ऑर्डर करने के लिए, और उस दिन वो सबसे खुश होते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम मतलब विद्यार्थियों से कि तुम अननेसेसरी प्रेशर में मत आओ। इतना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, अगर परिवार सक्षम है, कर सकता है खर्चा, तो करो ना, क्या दिक्कत है। तुम पेरेंट्स कहते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, लेकिन उनको भी खुशी इसी बात से मिलती है। वो भी तो बोलते हैं ना, मेरा बेटा, और वो बोले मेरा बेटा घर पे पढ़ रहा है, उनको मजा नहीं आएगा। बोले मेरा बेटा दिल्ली में तैयारी कर रहा है, मजा आएगा, तो मजे लूटने दो उनको, तुम भी थोड़े लूट लो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, बेहद शानदार सर। सर, हमारी बातचीत काफी मजेदार भी रही, गंभीर मुद्दों को भी आपने टच किया।
अब इस बातचीत का अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव के रूप में हम सेगमेंट 5 में रैपिड फायर के रूप में आपसे 10 छोटे सवाल पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसके छोटे जवाब दें, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको लगे कि अच्छा है तो थोड़ा सा लंबा भी आप कर सकते हैं। सर, एक कोई ऐसा शब्द जो आपको सबसे बेहतर तरीके से मतलब वसीम सिराज खान सर को परिभाषित करे, शब्द या लाइन? सुबह से सोच रहा हूँ लेकिन कोई उत्तर मिला नहीं। फिर अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि बस इस सवाल का जवाब आएगा तो मैं यही बोलूंगा, अहम ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जीवन में सबसे बड़ी सीख आपको किस व्यक्ति से मिली? व्यक्ति कौन व्यक्ति क्या परिस्थितियां सिखाती हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। बिल्कुल। लेकिन अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो मेरे पिताजी हम लोग पैट्रियार्की के विक्टिम भी रहे हैं और बेनिफिशियरी भी रहे हैं। आज की तरह से नहीं था कि पापा घर में आए तो पापा करके सर पे चढ़ गए। पापा घर के अंदर, हम घर के बाहर। भाई उनको एक व्यक्ति के रूप में हमने कभी अच्छे से हम जान ही नहीं पाए, साइलेंट जनरेशन थी ना। लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें जो बाई चांस सुन ली, किसी दूसरे से बात कर रहे थे उनसे सुन ली। जैसे एक मुझे चीज याद आती है कि उन्होंने कहा, वो बता रहे थे किसी और से, है ना, कि अगर आपने सर पे कोई टास्क ले रखा है, कोई घड़ा ले रखा है और कोई आदमी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और आप गुस्से में आ गए, तहस में आ गए और आपने घड़ा फेंक कर उसको सबक सिखाना चाहा, तो उसका तो काम हो गया। वो तो यही चाह रहा था कि घड़ा रुक गया। तो ये एक जो चीज है इसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज मेरे पिताजी की, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही सीधी बात, इस तरह से नहीं होता था। प्रीचिंग और पैट्रियार्की अलग रिलेशन था, कहीं से गुजर के कि उसी को भी मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि हर वक्त नहीं हो पाता है, कि जो भी चीज तुम्हें गुस्से में सूझे, क्रोध में सूझे, वो मत करो, टाल दो उसको, उस वक्त टाल दो। अगर तुमको लगता है कि उसको करना है तो बाद में सोच समझ के कर लेना, लेकिन अगर अभी लगता है ना कि इसको थप्पड़ मारना, उस वक्त रुक जाओ। थप्पड़ मारना है तो ठीक से सोच समझ के बाद में जाकर मार लेना, ढूंढ के मार लेना, अच्छे से मारना। हाँ, लेकिन अगर गुस्से में कोई चीज सूझ रही है तो उस चीज को उस वक्त टाल। तो कुछ, हाँ, तो कुछ ऐसी शिक्षा है, हालांकि व्यक्तिगत अंततः तो हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं और बल्कि कभी कभी तो हम अपने अनुभव से भी नहीं सीखते। पिताजी का ही कहना था कि कभी कभी हमें लगने लगता है कि अब हम मैच्योर हो गए, अब हम बड़े हो गए, जीवन समझ गए, लोगों को समझ गए, लेकिन तभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अब तो कुछ नहीं समझे। ये भी है सर, ये भी है ना। फिर लगने लगता है कि नहीं अब जान गए, ठीक है, लेकिन जिंदगी प्रतीक्षा में है आपको दूसरा धक्का मारने के लिए। सही फिर लगता है, मतलब मृत्यु सैया तक जाते जाते मुझे नहीं लगता है कि हम कभी सीख पाते हैं या कभी अपने, पता नहीं क्या होता है। ये जीवन का अलग ही दर्शन है, इसको रहने दो, है ना। ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है, इनके लिए तो बस इतना है कि देखो तुम्हारे आसपास कितने मेहनती लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से तुम मेहनत करो, उनसे ज्यादा मेहनत करो, ये ज्यादा अच्छा है, तुम सीखो। सर, यदि आज आप टीचर ना होते, शिक्षक ना होते, मेंटोर ना होते, फिर क्या होते और कौन से शौक हैं आप? मैं टीचर ही होता मैं और कुछ नहीं होता। अगर मैं बैंक भी ज्वाइन कर लेता ना तो आसपास के लोगों को कुछ पढ़ा रहा होता। ये और बात है कि तब मैं गालियां सुन रहा होता, आज मुझे पैसे मिलते हैं। क्या बात है सर, बहुत शानदार। सर, सफलता और सुकून में से अगर किसी एक चीज को चुनना हो तो क्या होगा? क्योंकि सर क्या होता है, कई लोग बहुत बाहर से दिखने में सफल हैं लेकिन सुकून। देखो, सफलता और सुकून जो है ये विरोधाभासी थोड़े हैं, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसी चीज जो आपको सुकून नहीं देती वो सफलता नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, है ना। और ऐसी सफलता जिसमें सुकून नहीं वो सफलता नहीं, और ऐसा सुकून जिसमें सफलता नहीं वो सुकून भी नहीं। बहुत इन दोनों को अलग अलग बांट कर देखना मेरे ख्याल से कोई बहुत ये कहा जा सकता है कि सर जहाँ सुकून है वही सफलता है। नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं कहा जा सकता जहाँ सुकून है। अमर कोई आलसी आदमी है, दिन भर रजाई ओढ़ के सो गया तो उसके जीवन में तो सुकून ही सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने जिम्मेदारियां न उठाई उसके पास भी तो सुकून ही सुकून है ना। तो मुझे लगता है ना कि सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता कोई घटना नहीं। बहुत शानदार। हाँ ना, सफलता कोई, हम हर दिन सफल होते हैं, हम हर दिन फेल होते हैं। उसकी किताब का नाम है हिस्टोरिका, ऐसे कुछ है। तो ग्रीक नाम बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, अभी नाम याद नहीं हुए मुझे। तो उसमें एक राजा है जिसके पास एक ट्रेवलर पहुंचता है ना। वो ट्रेवलर जब आता है तो वो राजा अपनी सारी चीजें दिखाता है। हम लोग भी तो दिखाते रहते हैं ना, मेहमानों को इसलिए घर बुलाते हैं कि घर दिखा सके, वरना ऐसा प्रेम थोड़े होता है उनसे हमें। बिल्कुल। कोई नया घर ले लिया तो आइए, घर आइए कभी घूमने, हमें पता है हमको क्या करना है, कैसे बनवाया। तो
वो जो व्यक्ति है राजा जो है वो उससे पूछता है सब कुछ दिखाने के बाद, एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है, सबसे खुश आदमी कौन है। राजा को ये पूरी उम्मीद थी कि इतना ही सुख सुविधा देखने के बाद ये व्यक्ति मेरा ही नाम लेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका नाम नहीं लिया, किसी और का नाम ले लिया। तो उसको बड़ी मायूसी होती है। फिर पूछता है अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो सबसे सुखी है, सबसे खुश है, दूसरे नंबर पे बताओ कौन है। फिर उम्मीद है कि मुझे ही फिर उसको लग रहा है कि चलो पहले नंबर पे मैं नहीं आ सका तो मैं दूसरे नंबर पे आ जाऊंगा। बिल्कुल। तो फिर वो किसी और का नाम बता देता। अब राजा तो राजा ही है भाई, इसको गुस्सा आता है, बोलता है कि बहुत बहुत हो गया, अब मेरा तो लेना ठीक है। हाँ, तो वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों नहीं कह रहे हो, तुमको मुझ में क्या कमी दिख रही है, या जिनको कह रहे हो क्यों कह रहे हो। तो ट्रैवलर ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि देखो सफलता या खुश होने का मतलब ये है कि तुम तो अपनी जिंदगी अभी जी रहे हो ना, तुम मरे कहाँ हो, तुम्हारी जीवन अभी पूरी कहाँ हुई है, यात्रा कहाँ पूरी हुई है कि तुम मान लो कि तुम जी रहे हो, अभी तुम मरोगे, तुम मृत्यु तक कैसे पहुंचते हो ये भी तो हमें देखना होगा। बिल्कुल। फिर मृत्यु के बाद दुनिया तुम्हें कैसे याद रखती है हमें ये भी तो देखना होगा। बहुत गुण और शानदार दर्शन है इसमें से। ठीक है, तो कामयाबी को कैसे तुम क्षण प्रति क्षण कैसे परिभाषित कर सकते हो, क्षण प्रति क्षण भी कर सकते हो, नहीं भी। अच्छा चलो अब इसी से मुझे याद आया, एक बात बताओ, हिटलर को आप क्या मानते हैं? हिटलर कामयाब था? हाँ कामयाब था, हम कह सकते हैं। ठीक है, हिटलर कामयाब था। हाँ। मुसोलिनी भी कामयाब था। बिल्कुल। नेपोलियन भी कामयाब था, दुनिया याद रखती है। जाहिर है। हाँ। चलो ठीक है, क्या आप जेल में मरना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। नेपोलियन जेल में मरा था। ठीक है, सही बात। रॉबर्ट क्लाइव बनना चाहोगे? कितना पैसा कमाया, आत्महत्या करके मरा था। ठीक है, क्या आप चाहोगे कि आप आत्महत्या करो कभी? बिल्कुल नहीं। हिटलर आत्महत्या करके मरा था। आप चाहोगे कि भीड़ दौड़ा के मार दे आपको? बिल्कुल नहीं। मुसोलिनी को भीड़ ने दौड़ा के मार दिया था। तो किसको कामयाबी कहोगे आप, किसको सफलता कहोगे? आईएएस जीवन नहीं हो सकता ना भाई, जीवन इतना छोटा कब से हो गया कि इसका मकसद एक नौकरी पाना हो गया? बेहद शानदार। भाई तुम यहाँ आए हो तो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करो। फोकस होना ये चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, हमसे अगर कहा जाए कि झाड़ू मारो तो हम कोशिश करेंगे कि हम झाड़ू भी इतने अच्छे से मारें कि लोग देखें कि कहें कि भाई ये किसने झाड़ू मारा, इसको बुलाओ। ये नहीं कि सब खटिया के नीचे घुसा दिया। सही बात है ना। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी हमारा सिग्नेचर है, हम उसको सिंसियरिटी के साथ करेंगे ना। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम उसको सिंसियरिटी के साथ करते हैं। तो हम जब उस उद्देश्य से करेंगे, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के उद्देश्य से करेंगे, अपनी क्षमताओं के प्रयोग के उद्देश्य से करेंगे, तो आप पाएंगे कि आईएएस का गोल तो बहुत छोटा सा गोल हो जाएगा आपके लिए। तो आप जीवन की तैयारी करो। ठीक है, आईएएस उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अपने आप में आईएएस या कोई भी नौकरी, जीवन इतना छोटा नहीं है कि उसके बिना आपकी जिंदगी खराब हो गई या बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। सर अब 2-3 सवाल और हैं कि ये जवाब बहुत अच्छा और शानदार था, इसमें काफी रहस्यमय जवाब थे और बड़ा सुकून मिला मुझे भी सुन के। सर अब ये है सवाल, एक ये है कि ऐसी कोई आदत जिसे आप हर युवा को चाहते हैं कि वो अपना ले सफलता के लिए? ऐसी कोई आदत जो युवा अपना ले? हाँ, आज का युवा खुद को अपना ले। खुद को अपनाने से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के युवा के ऊपर इतना प्रेशर है, वो जो है वो ना होकर कुछ और बन के दिखाने की। बिल्कुल, वो खुद को अपना ले। और रही बात आदत की, तो मुझे लगता है कि हेल्थ को प्रायोरिटी दें, उससे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर। कोई ऐसी किताब या व्यक्ति या कुछ भी परिस्थितियां जिसने आपकी सोच को बदला? ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, मेरी सोच तो हर दिन बदलती है, और वो सोच मेरी खुद की सोच मेरी सोच को बदल देती है। तो किसी एक व्यक्ति को ढूंढना, किसी एक किताब को ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, शायद मैं न ढूंढ पाऊं। कुछ हो सकते हैं, एक इवेंट है, कोई इवेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये भी एक चीज है। मतलब मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि किस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया। जनरली मैं व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता हूँ। कोई पुस्तक उससे भी प्रभावित? पुस्तकें तो अपने अक्सर सिलेबस की आदमी पढ़ता है, और यूपीएससी की फील्ड में आने के बाद जो इसकी लिमिटेड जरूरत है, एक समय ऐसा है कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आप दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसोफर हो जाते हैं, थिंकर हो जाते हैं, और यूपीएससी के सिलेबस में उसकी कोई जगह नहीं रहती। तो फिर क्लास में भटकने लगते हैं। तो फिर वही आपने कहा ना, बिग ब्रांड कोचिंग वाले, उनके जो अनुशासन वाली जो टीम है वो आपके ऊपर, ये क्या बता रहे हैं आप, ये तो नहीं है,
एक ऐसा समय है कि कहा गया कि भाई आप पढ़ाई लिखाई बंद करो, ज्यादा दर्शन एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा है, खुद भी इसी में रखो, बच्चों को भी इसी में रखो। तो ये टीचिंग का एक बहुत बड़ी मतलब ये दुर्भावना तो नहीं कहूंगा मैं, एक विडंबना है कि हमें सीखना बंद करना पड़ता है। ठीक है, हम सिखाते सिखाते हमें खुद सीखना बंद करना पड़ता है कहीं। जैसे उसके आगे हम जाएंगे तो उसके आगे स्कोप ही नहीं है ना, फिर बिल्कुल उसके आगे हम अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई हमें सिखाने नहीं देगा, बच्चे सीखने को तैयार नहीं है। क्योंकि सर आपके जवाब इतने रहस्यमयी हो रहे हैं और सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बहुत बच बचा के मैं पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, आप पूछिए, आप तो सर कठिन समय में आपको सबसे ज्यादा ताकत किससे मिलती है? फैमिली, दोस्त, खुद से, या तो कठिन समय आए तब तो डिसाइड किया जाए। ये भी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बच के पूछ रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता है कि कठिनाई ना एक परसेप्शन होता है। मान लीजिए किसी और, आप जिसको कठिनाई मानते हैं वो हाँ, किसी के लिए आसानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी हमें इस आदत से बचना चाहिए कि अपने दुखों को बढ़ाया चढ़ा के, है ना, सिंपैथी लेने के लिए या फिर अपने किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए कि बहुत कठिनाई थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, हाँ, बहुत कठिनाई थी ये हो गया, नहीं, इसकी उससे बचो, है ना। हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए। कठिनाइयों का हाइप मत क्रिएट करो। बिल्कुल। जो व्यक्ति जहां है वहीं परेशान है, सब लोग जी रहे हैं ना, ठीक है, तुम भी जियो। अच्छा सर, कहा जाता है कि इस समय इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड में है और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है। तो युवाओं को डेडिकेटेड एक सवाल हमारा है कि अगर आपको एक दिन के लिए पूरे भारत के युवाओं से कुछ कहना हो, क्या कहेंगे? मैं तो भटका दूंगा उनको। लेकिन फिर भी मुझे एक शेर याद आ गया, हाँ, कि 2-3 शेर याद आ गए इस मुद्दे पे। तो जी, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या, हाँ, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। इसका मतलब ये नहीं कि किताब छोड़ के भाग जाना, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ जो कवि का भाव है वो ये है कि जो जीवन के अनुभव हैं वो हमें ज्यादा सिखाते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बेहद शानदार सर। किताबों का इसलिए अनुभव की कोई बहुत ज्यादा भूमिका रह नहीं जाती है जीवन में। आपने कहा ना, एक सवाल पूछा था आपने कि आपका अनुभव क्या कहता है, तो हमारे अनुभव की एक विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो उसमें अर्जित किया गया अनुभव है। वही अनुभव दूसरे के काम आएगा कि नहीं हमें नहीं पता, ठीक बात है ना। तो ये मैं अनुभव की बात को मैं भी मतलब लगता है कि आपका अनुभव क्या कहता है। अब देखो, आपके दादाजी का अनुभव जो कहता है कि आप उस हिसाब से चल लोगे आज? शायद नहीं, शायद नहीं, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो हमारा अनुभव था, हमारी तैयारी का अनुभव था, कि आज के विद्यार्थी उस हिसाब से चल लेंगे? शायद नहीं। हर जनरेशन को अपनी बात, अपना रास्ता बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे एक और शेर याद आ गया मुझे, जी, ठीक है। मेरे एक दोस्त शायर हैं, अमीर इमाम साहब जी, तो वो ये कहते हैं कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना। अमीर भाई कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा, ठीक है, कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना, मत बताना कि बिखर जाएं तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। क्या बात। तो पुरानी पीढ़ी डरा देती है हमें, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, जीवन बहुत कठिन है, जीवन बहुत ये है। मिला जुला कर यही कहने को है कि जीवन बहुत कठिन है, तुम डर के रहो। क्यों डर के रहें? अच्छा सर, आपके विद्यार्थी आपको किस बात के लिए याद रखें? क्या आप ये चाहेंगे? अभी शेर कहा ना मैंने कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, हाँ, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी मुझे याद रखें, क्लास तक उनसे संबंध होता है मेरा, उसके बाद उनकी जिंदगी, उनकी हमारी अपनी जिंदगी है, हम ना उन्हें ढूंढते हैं, उनमें से अगर कोई हमें ढूंढता हुआ आ गया तो ठीक है, ऑलवेज वेलकम। अच्छा सर, इसी को थोड़ा सा मैं और थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं। हाँ, क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको किस तरह से याद रखे? दुनिया, मैं क्या चाहूं इसमें कि दुनिया मुझे कैसे याद रखे? दुनिया बस मुझे ऐसे याद रखे कि एक ऐसा बंदा था जिसने जिंदगी को जिया, ठीक है। चाहे जैसे हालात थे वो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, गाता रहा, ठीक है, प्रकृति को एंजॉय करता रहा। नहीं सर, ये दिख रहा है पूरे पॉडकास्ट में। पोएट्री करता रहा, ना करता रहा तो पढ़ता रहा, समझता रहा, है ना। और कैसे, मुझे नहीं लगता कि और कोई टिपिकल इमेज में मैं अपनी चाहता हूं कि जो कैरी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सर, जो आपने बात बोली। बस ये होना चाहिए कि वो भयमुक्त रहा, जीवन से डर, क्योंकि डर अलग अलग तरीके का हो सकता है सबके जीवन में। किसी को नौकरी का डर हो सकता है, हम डर शामिल लोग हैं ना, तभी तो आईएएस की इतनी अहमियत है। बिल्कुल। हमें होमगार्ड से डर लगता है तो हम आईपीएस बनना चाहते हैं,
ठीक है, जैसे होता है ना, हम पढ़ाई का मकसद ही चेंज कर दिया इस वजह से। तो हमने जैसे पढ़ाई का मकसद नौकरी के अलावा भी कुछ होता है, हम भारतीय समाज में नहीं सोचते, डरा हुआ समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे होता है ना कि गरीब आदमी कोई काम करे, है ना, तो उससे पहले वो क्या पूछता है कि कुछ मिलेगा खाने को। वही हाल हो गया पढ़ाई लिखाई का। हम क्यों पढ़े लिखे, नौकरी मिलेगी, खाने को मिलेगा। तो पढ़ने लिखने से तुम्हारा दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, जीवन परिवर्तित, इसको तो समाज ने मान्यता दी ही नहीं कहीं। तुम्हारी चेतना का स्तर बदलता है, इस संसार के मायने बदल जाते हैं, ठीक है, इसको तो मान्यता समाज ने दी नहीं कभी। तुम पढ़ लिख के अगर अभी एक दुकान खोल लो तो लोग कहेंगे कि तुम पढ़े लिखे क्यों जब तुम दुकान खोले। सही बात। फिर पढ़ाई लिखाई का मकसद अलग था, दुकान खोलने का मकसद अलग है, जीविका से अलग भी पढ़ाई लिखाई का मकसद हो सकता है। इस चीज को एक ऐसे समाज में, जो समाज उतना प्रोस्परस नहीं है, जहाँ संसाधनों पर इतना ज्यादा दबाव है, वो नहीं देख पाता है। यहाँ अच्छी पढ़ाई का मतलब है कि नौकरी मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल। हमारे देश में रिसर्चर गाली सुनते हैं बेचारे, बाकी जगह जो अमीर देश है वहाँ तो रिसर्चर गाली नहीं सुनते। बेहद शानदार सच में। सर अब ये इस बातचीत का आखिरी सवाल है और इसमें थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा। मान लीजिए कि अगर आप 20 वर्ष वाले वसीम सिराज खान जी से मिलते हैं, क्या सलाह देंगे आप उन्हें? यही बोलूंगा, एंजॉय करो। ये जो तुम जितना घबरा रहे हो ना, जितना सोच रहे हो ना, जो तुमने एक काल्पनिक ट्राजेक्टरी बना रखी है लाइफ की कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। मजे करो, मजे करो बस। क्या बात है सर। हर चीज के मजे करने का मतलब थोड़ा आता है, एजुकेशन भी तो मजे का हिस्सा है। बिल्कुल सभी हम मजे करेंगे। हम ऐसे थोड़े मर जाएंगे, हम हर किताब पढ़ के मरेंगे जो दुनिया में लिखी गई है, हम और वो चीज जान के मरेंगे जो इस दुनिया में पहले से हो चुका है। इसका मकसद कोई नौकरी पाना थोड़े ना है, हम इस दुनिया में आए, हम ट्रैवलर हैं, ठीक है, और इस ट्रैवलर है तो हम जहाँ से घूम रहे हैं वहाँ की चीजों को बिना देखे थोड़े ना चले जाएंगे। यहाँ जो साहित्य है उस साहित्य से परिचित होकर मरेंगे, यहाँ का जो साइंस है उससे परिचित होकर मरेंगे, यहाँ जो भी दुनिया है, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो समस्या है, उन सबसे परिचित होकर मरेंगे, ऐसे थोड़े चले जाएंगे यहाँ से। सर इस बातचीत में मुझे लगा, अभी तक मैंने ये 25वां एपिसोड है, इतना शानदार दर्शन में जीने वाला पर्सन मैंने देखा ही नहीं। हर एक सवाल में आपके इतनी गहराई मिली कि ऑफ कोर्स जो लोग देखेंगे, हर एक जवाब में इतनी गहराई थी। सॉरी, सवाल मैंने गलत तरीके से बोल दिया। आपके हर एक जवाब में इतनी गहराई थी और मुझे सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा सच में मेरे अनुभव से इस इतनी देर की बातचीत में, कि निश्चित तौर पे आपने ज़िंदगी को बहुत खुल के अभी तक जिया है और आगे भी ऑफ कोर्स जीने वाले हैं। और इस बातचीत में आपने इतना कुछ दिया है इस देश को, इस समाज को, कि मैं भी, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखता हूँ और समाज ये आपका हमेशा ऋणी रहने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, समाज की तो ऋणी हमें। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल। इस बातचीत के लिए बेहद धन्यवाद सर। आप जैसे अतिथि का स्वागत करके मैं भी बहुत कुछ सीख पाया, मंच भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।